खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा जरूर पड़ोसी देश का है, लेकिन उस मुद्दे का सीधा प्रभाव, सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। जी हां, हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। वो बांग्लादेश जहां आरक्षण से शुरू हुआ एक आंदोलन हिंसक होता चला गया। आरक्षण बहाना था, तख्ता पलट क्या निशाना था, क्योंकि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। देश छोड़कर वो भारत पहुंच चुकी है। कुछ देर पहले ही उनके विमान ने हिंडन एयरबेस पर लैंड किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो परिस्थिति बांग्लादेश में बनी है, वो परिस्थिति भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती लेकर आई है। सेना ने पूरे बांग्लादेश को सेना ने संभाल लिया है, लेकिन ये वही सेना है जो लगातार आईएसआई के संपर्क में है। आज की चर्चा भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। आइए सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए स्वागत करते हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर विशेष नजर रहती है। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनुज, मैं इसी प्रश्न को आपके पास लेकर आती हूं कि परिस्थिति बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। अब भारत और बांग्लादेश के संबंध वो नहीं रहेंगे जहां पर प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना राखी भी भेजती हो। इस्तीफा दे चुकी है। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, 1977 में भी जो है हमारे यहाँ पर हो चुका है और कई सारी शरणार्थी आए थे, लेकिन वो समय बंटवारे का था। उसके पूर्वी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान के बाद में जाकर के बांग्लादेश बना। तो निश्चित रूप से देखिए, बांग्लादेश के भारत के संबंध शुरू से हम तरह नहीं समझे। काफी सारे ऐसे गंभीर विषय है, चाहे सीमाओं का विवाद, चाहे जो वहां पर कनेक्टिविटी, परिवहन को लेकर के हमारे आपसी झगड़े हो, व्यापार वाणिज्य को लेकर के हो, या कोई भी जो बिजली ऊर्जा को लेकर के वहां पर विवाद है। और काफी सारे ऐसे विवाद हैं जो बांग्लादेश और भारत के बीच भी यथावत 1971 से जो है चलते आ रहे थे। लेकिन आज ये मुद्दा देखने होगा, इसमें एक सबसे बड़ा शरणार्थी मुद्दा भी है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है। और हमें देखना होगा कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक मुद्दा जो बहुत अहम है, वो ये है कि बांग्लादेश की परिस्थिति बनी क्यों। क्योंकि देखिए, काफी समय से हम देख रहे हैं कि छात्रों का लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए वहां पर प्रोसेस चल रहा है, काफी समय हो गया है। और शेख हसीना जो कि 45 सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाली प्रधानमंत्री रही है, वो भी स्थिति को इस बार कंट्रोल करने के प्रयास में असफल मानी गई है। और बहुत जल्द बांग्लादेश में चुनाव होंगे, ये भी मैं बहुत जल्द बांग्लादेश के अंदर चुनाव भी होंगे। और ऐसे में उनका इस्तीफा और यहाँ तक कि उनका बांग्लादेश छोड़कर के जाने की जो चीज सामने आ रही है, ये वाकई में एक आश्चर्यजनक है। और लग रहा है कि इसमें बांग्लादेश की स्थिति तो बेहतर सुधार की तरफ। तनुज, यहाँ पर एक चीज आप समझिए, आपने कहा कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अब तो वो पूर्व पीएम हो गई क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन उन्होंने स्थिति को वो संभाल नहीं पाई, समझ नहीं पाई। आप अभी अगर 3 दिन पहले की परिस्थिति को देखें तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अचानक से फिर से स्थिति खराब होती है, तो क्या ये वाकई माना जाए कि ये मुद्दा आरक्षण से ही जुड़ा हुआ था, या आरक्षण के बहाने वो तत्व जो लगातार, जो इस्लामिक तत्व, जो जमात के लोग थे, जो पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े हुए लोग थे, जो लगातार चाह रहे थे कि यहाँ पर तख्ता पलट हो। होता क्या है, जब हमने श्रीलंका के विषय में हमने देखा था, तो देखिए मुद्दे शॉर्ट में जो होते हैं, छोटे शुरू होते हैं, लेकिन उनका आकार। यहाँ पर तो सीधे सीधे वो सोच है जिसमें भारत विरोधी जो बीज है वो बोया जा चुका है। जी, आज भारत विरोधी बीज जो चला है वो चाइना से चला है। वन बेल्ट वन रोड, एक अंतरराष्ट्रीय चाइना और पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश से एक स्कीम थी, एक रोड था, जिसके बीच में भारत का हस्तक्षेप था। और भारत नहीं चाहता था कि इस तरीके से कॉरिडोर बने। तो कॉरिडोर के पीछे यहाँ तक कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी जो बहुत बड़ा है, यूरोपियन कंट्रीज की काफी सारे इन्वेस्टर्स और कई सारी कंपनीज इसके काम कर रही थी, वो भी देखिए कंप्लीट नहीं हो सका। तो काफी सारे इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल थे। चाइना जो है पूरा सपोर्ट बांग्लादेश को कर रहा था पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान भी एक ये जो मैंने आपको बताया वन बेल्ट वन रोड वाले जो प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट जो है काम करना चाहते थे जिससे कि जो इकोनॉमिक स्थिति है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सहज हो सके और बेहतर हो सके। लेकिन आप समझते हैं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तक सेटल नहीं है। जैसे कि जिसमें सबसे बड़ा रेल मार्ग
या और कोई प्रोजेक्ट जो हमारे को रोड के बीच में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और देशों का कनेक्टिविटी भी है, तो ये सारी चीजें भी कुछ मुद्दे हैं और ये सारी चीजें हम जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का जो हाथ है वो दिखता है। और पाकिस्तान का हाथ और पाकिस्तान के साथ चीन का हाथ खासतौर से, कब इसमें क्या रोल हो सकता है, ये सवाल लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बांग्लादेश के हालात पर आज रण क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश को कट्टर इस्लाम से बचाना होगा, क्योंकि यहां पर जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि यहां पर अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि उनका बोलबाला होने वाला है, जिनका आधार कट्टर चरमपंथ इस्लाम है। और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब बनने वाला है। मैं गेस्ट पैनल्स के पास दोबारा चलूंगी। बांग्लादेश की उस सोच पर यह प्रहार है जिस सोच के साथ बांग्लादेश बना था। लेकिन यहां पर मैं तनुज आपके पास आ रही हूं। देखिए, दो चीजें तो समझनी होंगी कि एक तरफ अभी बांग्लादेश बहुत जल्दी स्थिर होने वाला नहीं है। कहा जरूर जा रहा है कि स्थिरता आएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। भारत के लिए बहुत बड़ी जो चुनौती है वो घुसपैठियों की चुनौती होगी। अब भारत के अंदर भी आप देखें तो ऑलरेडी हम रोहिंग्याओं को झेल रहे हैं। हमारे देश की डेमोग्राफी खराब हो गई है। पश्चिम बंगाल में तो वोट बैंक है। ऐसी परिस्थिति में ये जो शरणार्थी आएंगे वो शरणार्थी कहे जाएंगे या घुसपैठिए कहे जाएंगे? देखिए लावनी जी, जो तरीका होता आने का, भारत सरकार निश्चित रूप से इसको निर्णय लेगी। देखिए, कोई 1 2 4 आते हैं तो घुसपैठिए कहलाते हैं, लेकिन अगर लाखों की तादाद में आएंगे तो निश्चित रूप से शरणार्थी के रूप में भारत सरकार उनको कैसे लेती है और उनकी भी क्या, देखिए यूएन सेंटर पर होगा ये तो तय है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। साथ ही साथ देखा जाएगा कि भारत सरकार उनको क्या प्रेरित देती है, उनको शरणार्थी के रूप में कितना एक्सेप्ट करेगी और समय के साथ उनको क्या मान्यता दी जाएगी, ये तो निश्चित रूप से सरकार का अहम फैसला रहता है। लेकिन हम बांग्लादेश के अगर इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश का इतिहास शुरू से जो है एक खून से रंगा हुआ इतिहास है। हम बात करें कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री रहे मुजीबुर रहमान शेख, तो उनको भी एसोसिएशन द्वारा आपको पता होगा कि उनकी हत्या की गई थी। वह उसके बाद में जियाउर रहमान जो है प्रेसिडेंट थे 5वें बांग्लादेश के, सन 1981 उनका डिक्लेरेशन किया गया था। अगर हम देखें जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश बीजीपी है, बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स है, जिस तरीके से जो आपका बताते न्यूट्रिशन की काफी दिक्कतें देखी गई है। जूनियर के द्वारा प्रमोशन न मिलने से भी कई बार इस तरह के मामले एस्टिमेशन के देखे हैं। तो देखिए काफी सारे जो कि पहले बांग्लादेश राइफल्स के नाम से प्रचलित थी बीजेपी। तो देखिए क्या है, बांग्लादेश का इतिहास जो है बड़ा खोजी इतिहास है। और हम अगर भारतीय हिंदू पॉपुलेशन जो माइग्रेट होकर आज इंडिया में आ रही है, जैसे हम देख रहे हैं, तो हम उसकी अगर चर्चा करें तो जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था लगभग 20% हिंदू आबादी थी। आज वो 7 घटकर के 7% रह गई है। और अब वो भी अगर माइग्रेट हो गई बड़ी आबादी में, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का अस्तित्व भी एक प्रश्न चिन्ह आने वाले समय में होगा। लावनी जी, भारत को अगर किसी भी तरीके से जकड़ना है तो पहले उसके आसपास के देशों पर आधिपत्य जमा लो और फिर उनके सहारे मोहरा बनाकर भारत को घेरने का प्रयास चाइना ने पहले भी किया है और अभी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तनुज, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट ये है, भारत आज की परिस्थिति अगर देखें तो दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखती है। अगर बातचीत के रास्ते भी, सवाल यह है कि भारत की अपनी एक लाइन रही है कि बात और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। समय कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश आवामी लीग की शासन है। प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इसी पार्टी से आती है और पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, और साथ साथ जिस समय राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो भी इसी पार्टी को बिलोंग करते थे। वहाँ 3 मेजर पार्टीज है, वैसे 4 है पर 3 में से हम फिर भी कहते हैं सत्ता में अक्सर देखी जाती है। एक बांग्लादेश आवामी लीग है, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और इसके अंदर जटिया करके एक पार्टी और है, जटिया पार्टी। तो बेसिकली ये जो 3 पार्टीज है मेजर प्ले करती है बांग्लादेश के अंदर। इस समय में देखिए बात करने की स्थिति ऐसी है कि अगर आपने सबसे पहला सवाल किया युद्ध हुआ, जैसे आंतरिक युद्ध उनका शुरू हो ही चुका है, इंटरनल वॉर काफी समय से बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। ये आरक्षण के मुद्दे से लेकर के जो शुरू हुआ और अब पलायन तक, माइग्रेशन तक, इन्फ्लेशन तक अगर आज तक तो कहीं ना कहीं इनसे मुद्दे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये वॉर जो है सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं, आप ये मान के चलिए ये बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के साथ भी इंडिया का एक रोल बनाता है।
क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जो है वो चाइना से सपोर्ट ले रहा है और पाकिस्तान इस वॉर को पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसे में इकोनॉमिक लॉस भारत के भी बहुत होगा अगर युद्ध दिशा है, जिस बात हो चुकी है। तो ये मैं आपको बताऊं राहुल जी, भारत को भी इकोनॉमिक लॉस का एक बड़ा सामना करना, इसीलिए मैंने कहा कि भारत के लिए अब चिंता का सबब ज्यादा हो गया है। भारत को ज्यादा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत। भारत की एक सोच रही है वसुधैव कुटुंबकम की, समावेशी विकास की। चाइना विस्तारवादी नीति के साथ उधार की जिंदगी देता है। बांग्लादेशियों को यह भी सोचना होगा, इसलिए भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों का जो आधार होगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े, रण क्षेत्र में अपना समय दिया। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी हुई है, कट्टर इस्लाम लगातार बांग्लादेश को अपनी जद में ले रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो बांग्लादेशियों के लिए ये कितना बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है, खुद बांग्लादेश में रहने वाले लोग ये समझ सकते हैं।